काम आ पड़ा है जिसे इस पूरे इलाके में तुम्हारे सिवाय कोई और जांबाज अंजाम नहीं दे सकता। हाँ हाँ, बेझिझक होकर हुक्म करो गुरुवीर भाई। इस दुनिया में ऐसा कोई काम बना ही नहीं जिसे हम अपनी चतुराई से अंजाम ना दे सकें। कहिए गुरुवीर भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर मेरी बात जरा अपने कान खोलकर और दिमाग लगाकर सुनो। जी दरअसल आजकल ढोलकपुर की इस वीर धरती पर एक बेहद खतरनाक और इस पूरे साल का सबसे बड़ा और महाभव्य टोचन मुकाबला होने वाला है और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उस टोचन मुकाबले में बिना एक बूंद पसीना बहाए और बिना ट्रैक्टर चलाए ही फतेह हासिल कर लूं। कुछ समझ नहीं आया गुरुवीर भाई, जरा साफ और सीधे लफ्जों में अपना मतलब समझाओ मुझे। मेरा मतलब सीधा और साफ है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि मेरे अपोनेंट का ट्रैक्टर उस टोचन मुकाबले के मैदान में कदम रखने के लायक ही ना रहे और मुकाबला शुरू होने से पहले ही उसकी हार तय हो जाए। मतलब मेरी बात अब जरा गौर से सुनो। आज रात के घने अंधेरे में तुम्हें किसी भी कीमत पर निशु देशवाल के घर पर धावा बोलना है और उसकी ऊंची दीवारों को फांद कर तुम्हें उस हरे टोचन किंग को वहां से अगवा करना है और सीधा मेरे इस गुप्त ठिकाने पर पहुंचा देना है। ठीक है गुरुवीर भाई, काम तो हो जाएगा। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, वह टोचन किंग निशु देशवाल को दोबारा गलती से भी नजर नहीं आना चाहिए और 7 जन्मों तक उसे वो ट्रैक्टर नसीब ना हो। हालांकि इस काम में रिस्क की कोई सीमा नहीं है और पुलिस का भी लफड़ा है, पर काम समझो हो ही गया। मैं यही तो फौलादी शब्द तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब बोलो, इस मौत के खेल जैसी कीमत क्या लोगे? देखिए गुरुवीर भाई, काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और निशु देशवाल से पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। उस हिसाब से तो पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख क्या, तुम 10 लाख की बात करो, पर मेरा काम आज रात ही पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है गुरुवीर भाई, काम पक्का हो जाएगा। बस यही तो सुनना चाहता था मैं। अब होगी मेरी असली बादशाहत और वो भी बिना किसी टोचन के। आप एकदम बिंदास होकर अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कीजिए। जब आपके सामने मैदान में कोई मुकाबला करने वाला खड़ा ही नहीं होगा तो भला आप टोचन किससे करोगे और आपकी जीत का परचम बिना मुकाबले के ही पूरे ढोलकपुर में लहरा जाएगा। अब उस निशु देशवाल को बताऊंगा कि मेरा अपमान करना उसे कितना भारी पड़ सकता है। अब मेरी जय जयकार चारों दिशाओं में गूंजेगी और मेरे इस बहादुर घोड़े की भी धाक जमेगी। शायद यही है उस निशु देशवाल का वह आलीशान और चमकता हुआ महल जैसा घर जहां मैं आज रात उस टोचन किंग को चुराने के पाक इरादे से आया हूं। सबसे पहले बिना किसी को कानों कान भनक लगे अपनी इस काली बुलेट को यहां इन घनी झाड़ियों के पीछे ओझल कर देता हूं और सही वक्त का इंतजार करने के बाद फटाफट से साये की तरह दबे पांव निकल जाता हूं निशु देशवाल के उस चहेते टोचन किंग को उड़ाने के लिए। यहाँ सबसे पहले मुझे एक एक कोने को गहराई से चेक करना होगा कि कहीं कोई पहरेदार जाग तो नहीं रहा, क्योंकि मेरी बदकिस्मती देखो कि पास ही में पुलिस स्टेशन है और मुझे उनकी गिद्ध जैसी नजरों से बचकर इस टोचन किंग को यहाँ से गायब करना है। अभी तो फिलहाल हर तरफ श्मशान जैसा सन्नाटा पसरा है, सारा मंजर बिल्कुल सुनसान और खामोश पड़ा है। यही सबसे सुनहरा और आखिरी मौका है इस टोचन किंग पर हाथ साफ करने का। तो फटाफट से दबे पांव बिल्ली की तरह यहाँ से निकलते हैं। चांदनी रात होने की वजह से आसमान में उजाला बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे साये की तरह दीवारों से चिपक कर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने होंगे ताकि पैरों की आहट भी ना हो। यही सामने पुलिस स्टेशन भी है। मेरी एक छोटी सी लापरवाही और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई यहाँ मुझे घेर सकती हैं। मैं बिना एक पल की देरी किए घर के अंदर तो दाखिल हो गया, पर यहाँ तो वह ट्रैक्टर खड़ा ही नहीं है जिसे हमें यहाँ से अगवा करना है। हे भगवान, शायद मैं किसी गलत लोकेशन पर आ गया हूँ या फिर निशु ने उसे कहीं और छिपा दिया है। पर एक सेकंड रुकिए, यह यहीं कहीं किसी और गुप्त गैराज में हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द अपनी आंखें फाड़कर इसे ढूंढना होगा, क्योंकि पुलिस की गश्ती गाड़ी यहाँ किसी भी लम्हे दस्तक दे सकती है। क्या यह इस विशाल लोहे के गेट के अंदर कैद है? अगर यहाँ मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और ये रहा उस निशु देशवाल का वो मशहूर टोचन किंग। सबसे पहले इसकी टर्बो की सेटिंग बिगाड़ता हूँ। ओनियल पावर और डीजल पावर की नसें ढीली कर देता हूँ ताकि अगर यह उसे गलती से मिल भी जाए तो यह टोचन मुकाबला जीतने के काबिल तो क्या, चलने के काबिल भी ना रहे। तो अब सब कुछ मेरी योजना के अनुसार मुकम्मल हो चुका है। यह शक्तिशाली फौलादी ट्रैक्टर अब महज एक साधारण और कमजोर लोहे का ढांचा बन चुका है। अब फटाफट से इसमें नकली चाबियों का गुच्छा लगाता हूँ, इसके इंजन को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से हवा की रफ्तार से रफू चक्कर हो जाता हूँ। यही यहाँ से निकलने का सबसे मुफीद समय है। अभी तक किसी को खबर नहीं हुई है और जब तक उनकी नींद खुलेगी तब तक तो हम सरहद पार कर चुके होंगे। जल्दी से खुल जा सिम गेट। अभी तक सब कुछ खैरियत से है और मैं फटाफट इस ट्रैक्टर को लेकर मौत के रास्ते से निकलता हूँ। अब तो गुरुवीर भाई की जीत दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं इस टोचन किंग को अपने उस अंधेरे खुफिया अड्डे पर ले आया हूँ जहाँ इसे ढूंढ पाना निशु के लिए 7 जन्मों तक नामुमकिन होगा। यही सही मौका है। हमारे पीछे कोई
कोई नहीं आया है और किसी को खबर तक नहीं लगी है। हम टोचन किंग को उसकी नाक के नीचे से चुरा कर ले आए हैं। अब इसे यहाँ मिट्टी में खड़ा कर देते हैं। इसे थोड़ा और अंदर ले जाकर घने अंधेरे में छिपा देते हैं ताकि यह टोचन किंग निशु देशवाल की आंखों को दोबारा कभी नसीब न हो सके। यहाँ यह बिल्कुल महफूज और ओझल है, मतलब यह उसे अगले 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। अब गुरुवीर भाई की जीत का डंका ढोलकपुर की गलियों में बजेगा। अब आएगा असली मजा। तो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, आज हम जाने वाले हैं एक जबरदस्त, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले टोचन महामुकाबले में, क्योंकि भाई ढोलकपुर में आज होने जा रहा है इस पूरे दशक का सबसे बड़ा और महाभव्य टोचन महासंग्राम, जिसमें हिंदुस्तान के एक से बढ़कर एक फौलादी और ताकतवर ट्रैक्टर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं। पर सबसे पहले हमारा मुकाबला होगा उन फाइनल की रेस वाले धुरंधरों का, जिसमें इस शहर से अपने टोचन किंग और गुरुवीर दल्ले के बहादुर गदड़ी का चुनाव हुआ है, जिससे हमारा फाइनल मुकाबला अब तय हो चुका है। तो चलो गाइस, फटाफट देखते हैं कि वहाँ मैदान का माहौल और खिलाड़ियों की गर्मा गर्मी कैसी रहती है। असल में हम पहले इस मुकाबले में हिस्सा लेने के हक में नहीं थे, पर जब हम अपने घर के सामने निशु भाई के साथ खड़े थे, तभी वहाँ एक डीजे वाला ट्रक आया और वह लाउड स्पीकर पर चीख चीख कर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सुनो ओ गाँव वालों, अगर तुम्हारे ट्रैक्टरों में वाकई मर्दानगी और दम है तो टोचन मुकाबले के दंगल में आकर दिखाओ, और याद रखना तुम्हारे सामने पहाड़ बनकर खड़ा होगा बहादुर गदड़ी। भाई उस वक्त तो निशु भाई ने इसे एक मामूली हंसी मजाक समझा, पर जब उस डीजे की पिकअप वाले ने सीधे नाम लेकर ललकारा के खासकर टोचन किंग वाले अपने कान खोलकर सुन लें, अगर वाकई तुम्हारे ट्रैक्टर के इंजन में दम है तो ढोलकपुर की मिट्टी में आकर मुकाबला कर लेना। यह ललकार सुनते ही निशु भाई का पारा 7वें आसमान को पार कर गया और उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि यह मुकाबला हमें हर हाल में जीतना है और टोचन की सुनहरी ट्रॉफी अपने ही घर लानी है। यह सुनकर हमारा टोचन किंग भी पूरी तरह जंग के मैदान के लिए तैयार हो गया था। वह हमारे फार्म हाउस पर शान से खड़ा था, एकदम सूरज की तरह चमकदार, वॉश और पूरी तरह मॉडिफाइड होकर। तो चलो गाइस, फटाफट अपनी गाड़ियां निकालते हैं और फार्म हाउस की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहां से हम उसे लेकर ढोलकपुर के जंग के मैदान में जाएंगे। अभी थोड़ा वक्त हमारे हाथ में सुरक्षित है, तो हम उसे पहले बेनी भाई की पुरानी वर्कशॉप ले जाएंगे, ताकि वह उसकी रग रग और इंजन की धड़कन अच्छी तरह चेक कर लें, और अगर कोई छोटी मोटी तकनीकी कमी हो तो बेनी भाई उसे अपनी उंगलियों के जादू से फौरन दुरुस्त कर दें। तो गाइस, फटाफट अपनी काली स्कॉर्पियो S11 निकालते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमारा टोचन किंग किस हाल में दहाड़ रहा है। वैसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार बेनी भाई ने ही उसे अपने दिल और जान से तैयार किया था, और बेनी भाई के काम में कोई नुक्स निकाल दे ऐसी जुर्रत तो इस पूरे इलाके में किसी की नहीं है। तो भाई अब फटाफट अपनी S11 की रफ्तार को 100 के पार ले जाते हैं और देखते हैं आज टोचन मुकाबले में क्या तबाही और मंजर देखने को मिलता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, आज कौन मैदान मारेगा, गुरुवीर की बहादुर गदड़ी या हमारा सबका लाडला और चहेता टोचन किंग? मुझे तो दिल से पूरा यकीन है कि टोचन किंग ही जीतेगा, क्योंकि बहादुर गदड़ी का झूठा घमंड हमने पहले भी कई बार मिट्टी में मिलाया है। उसके ट्रैक्टर में ताकत रत्ती भर नहीं है, बस आवाज का शोर ज्यादा है। चलो आज उसका वहम एक बार फिर से हमेशा के लिए मिटा देंगे कि आखिर टोचन किंग को ही दुनिया किंग क्यों कहती है। और दोस्तों, तुम मुझे बताओ कौन कौन निशु भाई को अभी भी मिस करता है? अगर तुम भी निशु भाई को मिस करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये वाला इमोजी स्पैम कर दो, और इस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं कि निशु भाई के कितने फैंस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो गाइस, हम अब आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारा फार्म हाउस बस कुछ ही पलों और मोड़ों की दूरी पर है। वहाँ से हम अपने किंग को बाहर निकालेंगे और बेनी भाई के पास ले जाएंगे, ताकि वह पूरी तसल्ली कर लें कि यह शेर मैदान में दहाड़ने और ट्रैक्टरों को घसीटने के लिए पूरी तरह फिट है या नहीं। और गाइस, वो देखो, वह रहा हमारा आलीशान नया फार्म हाउस, जो देखने में वाकई किसी जन्नत से कम नहीं और बहुत ही धाकड़ है। तो फटाफट अपनी स्कॉर्पियो को नीचे उतारते हैं। असल में हमारे इस फार्म हाउस के पास ही में पुलिस स्टेशन है, इसलिए यहाँ ट्रैक्टर के कीमती सामान और चोरी चकारी का कोई खतरा नहीं रहता। हमारे उस पुराने घर पर हमेशा चोरों का डर बना रहता था, इसलिए हमने इस सुरक्षित और मजबूत फार्म हाउस को ही अपना परमानेंट ठिकाना बनाया। अभी यहाँ हमारा टोचन किंग खड़ा है और वह हम सबकी धड़कन स्वराज भी यही पूरी शान से पार्क है। और भाई, वह रहा अपना दिलों की धड़कन स्वराज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा असली हीरो यानी टोचन किंग कहाँ गायब है? तो गाइस, उसे हमने एक सीक्रेट और लोहे की तिजोरी जैसे मजबूत कमरे में छिपाकर ताले के अंदर रखा है, क्योंकि आज उसका महा मुकाबला है, और अगर हम उसे खुले में रखते तो शायद दुश्मन का भेजे हुए चूहे उसकी वायरिंग कुतर देते, जिससे ऐन मुकाबले के वक्त हमें हार का सामना करना पड़ता। इसलिए हमने उसे पूरी Z+ सुरक्षा में रखा है, ताकि आज मुकाबले के दिन कोई भी अड़चन हमारे रास्ते में ना आए। हम बस अब अंदर जाएंगे, ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे और सीधे ढोलकपुर के महामैदान की तरफ कूच करेंगे। पर उससे पहले हमें बेनी भाई की वर्कशॉप पहुंचना है। यह बात हमें हर हाल में जहन में रखनी होगी। और गाइस, अरे भाई, यह क्या देख रहा हूँ मैं? यहाँ तो अपना टोचन किंग खड़ा ही नहीं है। गाइस, मेरा तो दिल बुरी तरह बैठ गया है। यहाँ टोचन किंग अपनी जगह से गायब है। शायद निशु भाई
भाई उसे किसी जरूरी काम से कहीं बाहर लेकर चले गए होंगे, पर उन्हें तो अच्छी तरह याद था कि आज ही तो वो ऐतिहासिक मुकाबला है। मैं फौरन बिना वक्त गवाए निशु भाई को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो निशु भाई, टोचन किंग अपने फार्म पर हाउस पर अपनी जगह पर नहीं है क्या? आप उसे कहीं टेस्ट ड्राइव के लिए ले गए हैं क्या? ये क्या कह रहे हैं आप निशु भाई? शिट गाइस, बहुत ही बड़ी और डरावनी अनहोनी हो गई है। निशु भाई को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। वह कह रहे हैं कि ट्रैक्टर तो वहीं सीक्रेट रूम में होना चाहिए। उन्होंने तो किसी गैर इंसान को चाबी तक नहीं छुई, और उनके छोटे भाई रोहित देशवाल भी शहर में नहीं है, तो फिर आखिर आधी रात को ट्रैक्टर कौन ले जा सकता है? गाइस, मुझे दाल में कुछ काला नहीं बल्कि अब तो पूरी की पूरी दाल ही जली हुई लग रही है। हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश रची गई है। अगर सोनू भाई उसे ले जाते तो कम से कम एक मैसेज तो छोड़ते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। तभी अचानक एक अनजान और डरावने नंबर से कॉल आता है। हाँ हेलो हेलो। अब रोना धोना छोड़ और तू पहले यह बता, क्या तुझे मिल गई वो नायाब चीज जिसे तू पागलों की तरह हर कोने में ढूंढ रहा है? अगर नहीं मिली तो अपने कान खोलकर सुन ले। मैंने उसे ऐसी अंधेरी जगह दफन कर दिया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता और सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। अगर तुझ में और तेरे निशु में वाकई मर्दानगी और दम है तो उसे ढूंढकर टोचन मुकाबले के मैदान में पहुंच जाना। और हाँ, याद रखना, मुकाबला ठीक 10 बजे शुरू होगा। अगर 1 मिनट भी लेट हुए तो हार तुम्हारी होगी। है तो आजा। अरे हेलो हेलो। ओ शिट गाइस, हमारा जो डर था वही हकीकत में बदल गया। हमारा टोचन किंग सच में चोरी हो चुका है। अब क्या होगा? मुकाबला शुरू होने में अब बहुत कम समय बचा है, और अगर हम वहां समय पर नहीं पहुंचे तो पूरी दुनिया हमें डरपोक और कायर कहेगी। लोग समझेंगे कि हम बहादुर गदड़ी के खौफ से थर थर कांप कर मैदान छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गए हैं। और गाइस, मैं यह बदनामी, बेइज्जती और जलालत अपनी आखिरी सांस तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है? बिना टोचन किंग के हम उस मैदान में क्या करेंगे? और सबसे बड़ी आफत तो यह है कि हमारे इस फार्म हाउस पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। हमें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं कि वह लुटेरा किस दिशा में ट्रैक्टर लेकर गया है। अगर कैमरे होते तो हम उन गद्दारों का पीछा कर सकते थे, पर यहाँ तो चारों तरफ रास्तों का मकड़जाल फैला है। बिना किसी ठोस आइडेंटिफिकेशन के उसे ढूंढना मतलब अंधेरे कुएं में सुई ढूंढने जैसा है। मेरे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। मुझे लगता है अब पुलिस प्रशासन की मदद लेनी ही होगी। शायद वह अपनी वर्दी और कानून का जोर दिखाकर हमारी कुछ मदद कर सकें। अभी सुबह के 6 बजे हैं। अगर हमें 8 या 9 बजे तक भी कोई छोटा सा सुराग मिल गया तो हम किसी न किसी तरह गिरते पड़ते मुकाबले में पहुंच ही जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर टोचन किंग नहीं मिला तो हमारी सालों की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। तो गाइस, बिना एक पल बर्बाद किए मैं पुलिस स्टेशन की तरफ अपनी गाड़ी भगाता हूँ। और भाई, ये पुलिस वाले भी आखिर रात भर कर क्या रहे थे? इन्हें तो पूरी रात गश्त लगानी चाहिए थी, पर इन्हें तो हमारे इतने बड़े ट्रैक्टर के गायब होने की खबर तक नहीं। मैं अंदर जाकर ऑफिसर के सामने गुहार लगाता हूँ। अरे सर, निशु भाई का टोचन किंग गायब हो गया है। किसी ने उसे अगवा कर लिया है। ऑफिसर साहब मेरी बात सुनकर हैरान हो गए और बोले कि अरे बेटा, टोचन किंग को भला कौन मामूली इंसान चुरा सकता है? तुमने जरूर अपने किसी दोस्त को चलाने को दिया होगा। पर सर, मैंने किसी को नहीं दिया। हमें आज एक बहुत बड़े मुकाबले में शामिल होना है, और अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हमारी पूरी साख खत्म हो जाएगी। कुछ देर की पूछताछ के बाद ऑफिसर ने हमें भरोसा दिलाया कि वह अपनी पूरी फोर्स और खुफिया नेटवर्क को काम पर लगा देंगे। पर गाइस, पुलिस के भरोसे हम हाथ पर हाथ धरकर कब तक बैठें? वक्त तो रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। मुझे खुद अपनी बाजू और दिमाग का जोर दिखाना होगा। मुझे अचानक एक पुरानी बात याद आई कि 1 महीने पहले भी हमारे एक पुराने दुश्मन ने टोचन किंग को चुराकर एयरपोर्ट के सबसे पिछले सन्नाटे वाले हिस्से में छिपाया था। मुझे गहरा अंदेशा है कि वह दुश्मन इस बार भी वहीं हो सकता है। तभी अचानक उसी अनजान नंबर से फिर से कॉल घनघना उठा। अरे हेलो, कौन हो तुम? अपना नाम तो बताओ। हेलो, क्या हुआ? बहुत ज्यादा डर गए ना? चलो, तुम्हें एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी मेहनत कम हो जाए। तुम्हारा ट्रैक्टर एयरपोर्ट के किसी काले कोने में खड़ा है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो, वरना कल शाम तक तुम्हारा वो प्यारा ट्रैक्टर सिर्फ कबाड़ के ढेर में कटा हुआ मिलेगा। ओह शिट गाइस, उस कमीने ने खुद अपनी जुबान से बता दिया कि ट्रैक्टर एयरपोर्ट पर है। पर मुश्किल ये है कि एयरपोर्ट यहाँ से कोसों दूर है, और उसने साफ धमकी दी है कि अगर मुकाबला नहीं हुआ तो वह उसे जलाकर राख कर देगा। हमें हर हाल में वहाँ पहुँचना होगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे अब पक्का यकीन हो गया है कि यह सब हमारे गाँव के उस नीच सरपंच की ही गंदी चाल है, क्योंकि पिछली बार हमारे टोचन किंग ने उसके ट्रैक्टर को सबके सामने बुरी तरह घसीटकर उसका घमंड तोड़ा था। तो गाइस, मैं पूरी जान लगाकर और रफ्तार की हदें पार करते हुए एयरपोर्ट की ओर निकलता हूँ। करीब 10 से 15 मिनट की तूफानी ड्राइविंग के बाद मैं आखिरकार एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर पहुँच गया। इतना विशाल और फैला हुआ एयरपोर्ट, मैं अकेले उसे कहाँ कहाँ तलाशूंगा। मेरा दिल धक धक कर रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। अगर आज टोचन किंग नहीं मिला तो हमें पूरी जिंदगी के लिए लूजर का कलंक झेलना पड़ेगा। मैं सबसे पहले उस खतरनाक कंटेनर यार्ड की तरफ भागता हूँ, क्योंकि वहाँ
छिपने और चीजों को ओझल करने की बहुत सारी जगहें बनी हैं, पर वहाँ भी हर तरफ सन्नाटा और खामोशी है। मैं उस अनजान बंदे को बार बार फोन लगा रहा हूँ, पर वह अब फोन उठाने की जहमत तक नहीं कर रहा। पक्का यह कोई बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है ताकि हम ऐन वक्त पर मुकाबले से बाहर हो जाएं और वो लोग बिना लड़े जीत जाएं। मैं पूरे एयरपोर्ट का पागलों की तरह एक एक इंच का चक्कर काट रहा हूँ। वक्त बिजली की तरह बीतता जा रहा है और मुकाबले का समय अब बिल्कुल करीब आ गया है। मैंने बड़े बड़े वेयर हाउस के पीछे, ऊंचे ऊंचे कंटेनरों के अंदर और हर संभव अंधेरी जगह पर देख लिया, पर टोचन किंग का साया तक नजर नहीं आ रहा। अब मुझे लग रहा है कि उसने हमें सिर्फ गुमराह किया है और वह हमें यहाँ उलझाकर वहाँ अपनी जीत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। आधे पौने घंटे की जी तोड़ और थका देने वाली मेहनत के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब मेरे पास आखिरी रास्ता यही बचा है कि या तो मैं अभी घुटने टेक कर हार मान लूं या फिर अपने दिलों की धड़कन यानी उस पुराने स्वराज को मौत के कुएं में उतार दूं। वह भले ही उतना मॉडिफाइड नहीं है और उतना तैयार नहीं है, पर हमारे पास अब और कोई चारा या विकल्प नहीं बचा है। मैं बिना एक सेकंड गंवाए फौरन फार्म हाउस वापस भागा और वहां से अपने स्वराज को गैराज से बाहर निकाला। घड़ी में अब 9 बज चुके थे और सिर्फ 60 मिनट बाकी थे महामुकाबले के लिए। मैंने रास्ते में ही बेनी भाई को फोन घुमाया और उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा कि तू बस उसे कैसे भी करके मेरे पास ले आ, मैं उसे 10 मिनट में मैदान का शेर बना दूंगा। मैं पूरी जान लगाकर और स्वराज के इंजन को उसकी हद तक तपाते हुए उसे बेनी भाई की वर्कशॉप ले गया। बेनी भाई ने अपने सबसे काबिल और फुर्तीले कारीगरों के साथ मिलकर महज 10 मिनट के रिकॉर्ड समय में उसमें नया खूंखार टर्बो, हाई पावर नोजल और जबरदस्त ग्रिप वाले भारी भरकम टायर फिट कर दिए। अब हमारा स्वराज एक खूंखार और भूखे शिकारी ट्रैक्टर में तब्दील हो चुका था, जो मैदान में आग उगलने और मिट्टी उड़ाने के लिए पूरी तरह बेताब था। हम बिना एक पल का वक्त गंवाए ढोलकपुर के मैदान की तरफ बिजली की कौंध जैसी रफ्तार से भागे। किस्मत ने साथ दिया और ठीक 10 मिनट पहले हम मुकाबले वाली जगह पहुंच गए। वहां खड़ा गुरुवीर और उसके पालतू गुर्गे हमें वहां सही सलामत देखकर दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और चेहरों की हवाइयां उड़ गई थीं। उन्हें तो पक्का लगा था कि हम डरकर मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब आएगा असली मुकाबला और असली मजा। जैसे ही सीटी बजी और टोचन मुकाबला शुरू हुआ, शुरुआत में तो उस भारी भरकम बहादुर गदड़ी ने हमारे स्वराज को बुरी तरह पीछे धकेलना शुरू कर दिया। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था और लगा कि आज सब खत्म हो जाएगा। पर जैसे ही आप लोगों का बेपनाह प्यार, कमेंट्स और लाइक की जादुई ताकत हमारे साथ जुड़ी, स्वराज के इंजन ने ऐसी शेर जैसी दहाड़ मारी कि पूरा ढोलकपुर का आसमान कांप उठा। उसने अपनी लोहे जैसी रगों का पूरा जोर लगा दिया और बहादुर गदड़ी की ऐसी रेल बनाई कि वह बेबस होकर सबके सामने पीछे घिसटने लगी और उसकी टायरें वहीं धंस गईं। पहले ही राउंड में हमने उसके सालों पुराने गुरूर को मिट्टी में मिलाकर धूल चटा दी। बहादुर गदड़ी का मालिक सबके सामने घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। तब जाकर हमारा यह स्वराज शेर शांत हुआ। अब पता चली ना अपनी असली औकात। नाम और ट्रैक्टर चाहे कोई भी हो, अगर वह निशु देशवाल के मजबूत हाथों में है तो अंजाम हमेशा हमारी जीत का ही परचम होता है और दुनिया सलाम ठोकती है।